फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जब हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। कीर्तन शाह, फाउंडर CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स, और गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिवास से आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। दर्शकों के सवाल हम लें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मुद्दा जिस पर हम बात करना चाहेंगे, और शायद रोज़ाना आप दोनों इस पर अपने क्लाइंट्स के साथ और तमाम शोज़ पर बात भी करते होंगे। तो कोई भी निवेश चाहे कितना भी स्थिर क्यों ना हो, उसमें जोखिम ज़रूर शामिल होता है, रिस्क ज़रूर शामिल होता है। बिना रिस्क के मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। बाजार में एक कहावत भी काफ़ी प्रचलित है कि हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क और उसके बगैर नो गेन। तो बिना जोखिम के आप मुनाफा भी नहीं कमा सकते। लेकिन स्मार्ट निवेशक वही है जो रिस्क को कम करते हुए अपने रिटर्न को हाई रख सके, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बनाए रख सकता है। और ये काम पोर्टफोलियो के सही प्रबंधन से किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इनमें जोखिम की पहचान, उसकी गणना और उसका समाधान भी शामिल है। तो आज हम पोर्टफोलियो से जुड़े जोखिम पर बात करते हैं और उसके साथ साथ आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करनी चाहिए इसको भी हम समझते हैं। तो कीर्तन, सबसे पहला वो साइन जो ये इंडिकेट करे कि आपके पोर्टफोलियो में जोखिम बहुत ज़्यादा है, ये क्या होगा? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं, थियोरेटिकली ये कहना इजी है कि ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब ज़्यादा रिस्क लें तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। इसलिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि लोग ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स में पैसा लगा देते इस एक्सपेक्टेशन से कि मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्क का लेवल बढ़ाएँ तो रिटर्न का लेवल बढ़ेगा। इसीलिए जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपको रिस्क कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क कम होने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपके रिटर्न्स कम हो जाएँगे, पर रिस्क कम करने से ये ज़रूर होगा कि शायद आप अपने एसेट एलोकेशन या बिहेवियर के हिसाब से जितनी वॉलेटिलिटी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, उतनी वॉलेटिलिटी में शायद आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा। अगर आप इक्विटी फंड्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डेटा है जो आपको देखना चाहिए, जिसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्राई कीजिए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डेटा है, वो आपके पोर्टफोलियो का डेटा इंडेक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा ऊपर ना हो। ये एक डेटा पे भी अगर आप ध्यान रख लेंगे, तो इक्विटी में स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिस्क को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएँगे, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल है, जो शायद रिटेल इन्वेस्टर खुद से ना कर पाए। पर अगर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वो इंडेक्स से कम रख सके, तो आई थिंक वो एक सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ये उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने अपने पोर्टफोलियो का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। गौतम, आप क्या कहेंगे? आपके मुताबिक वो ऐसे कौन से साइंस होंगे जो ये दर्शाएं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है और शायद इतना जोखिम लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं? भले ही मुनाफा कमाना है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है उतनी। जी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिस्क इज़ द प्राइस ऑफ एडमिशन मार्केट में। कि मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, तो एक तरह से आपने ये तय कर लिया कि आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये एक बारी आप समझ लें, तो फिर आपके लिए ज़्यादा करता है। और आप जिस मुद्दे को आपने छेड़ा है, ये बहुत ही उम्दा मुद्दा है, क्योंकि अभी बस रिसेंटली ही हम स्टडी कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे अभी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो निवेश करते हैं, वो ये देखते हैं कि 1 साल में कितना परफॉर्मेंस आया, 3 साल में कितना रिटर्न आया, और उसके हिसाब से वो निवेश कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली वो गलत चीज़ है। जब पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपके रिस्क प्रोफाइल से करें। और काफ़ी चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में कि आप बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अगर फिर मार्केट में अगर 10% मार्केट नीचे गिर जाए और उनका पोर्टफोलियो 10% से गिर जाए 6 महीने में, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी सोच बदल जाती है। तो वो रिस्क ऐसी चीज है कि जब महसूस करता है निवेशक, तभी उनको एहसास होता है। जब उनका लॉस उनको पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में दिख रहा होता है, तभी एहसास होता है। तो ज्यादातर लोगों को चाहिए क्या? उनको थोड़ा सा रिटर्न अच्छा चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए।
तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा जरिया है, क्योंकि काफी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के फंड सिलेक्शन के बेसिस पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं, वो काफी रिस्क पैरामीटर देखते हैं। जैसे अभी स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हुई, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको वो देख के ही फिर इवेल्युएट करके सजेस्ट करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर पे की रिसर्च पे, और उनके रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए और थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए सोचिए। बिल्कुल, शॉर्टकट आपको नहीं मारने हैं, और ख़ास तौर से भले ही आपको लग रहा हो कि बाज़ार ऐसी जगह है जहां पर आप छोटी अवधि में बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन इसमें घाटा होने के भी बहुत तगड़े चांसेस होते हैं। और इसीलिए एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति के साथ जो है आपको बाज़ार में उतरना चाहिए। और जैसा कि समझाया गया, एक तो पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट करें, और उससे पहले थोड़ा सा अपने आप भी मंथन करें, समझें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। और ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आप किस तरह के निवेश विकल्प में पैसा लगा रहे हैं, और आपके लक्ष्य क्या है, समय की अवधि आपकी क्या है। तो ये बुनियादी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन इस बीच हम दर्शकों के साथ अब जुड़ना शुरू करते हैं, और एक एक करके हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे। लेकिन तब तक हम फ़ोन लाइन पे, जब तक हमारे पास दर्शक आते हैं, चलिए, मेरे ख्याल से विकास पटनवाडिया साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, जो कीर्तन से सवाल पूछेंगे। विकास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए, आपने जो मुझे पोर्टफोलियो दिया है उसमें आपके पास HDFC टॉप 100, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI स्मॉल कैप, और का फ्लेक्सी कैप, ABSL बैलेंस एडवांटेज है। 60 लाख चाहिए आपको 10 साल के बाद, है ना? हाँ 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 मैडम। ऑलराइट, तो इनका जो सिलेक्शन है लक्ष्य के मुताबिक, कीर्तन, 60 लाख रुपए क्या इनके इकट्ठा हो जाएंगे 10 साल में? निवेश क्या बढ़ाना होगा? वो 10,000 रुपये निवेश कर रहे हैं 10 साल के लिए, राइट? राइट। ओके, सबसे पहले हाँ। मैं उनके फंड्स की बात कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये हर महीना निवेश कर रहे हो, और मैं अज्यूम करूँ कि 12% का रिटर्न हम कमा सकते हैं, और हमारे पास तकरीबन 10 साल बाद 24,40,000 रुपये जितने इकट्ठा हो जाएंगे अगर 10,000 रुपये की SIP करेंगे 120 महीने के लिए। तो उनका लक्ष्य थोड़ा सा डिफिकल्ट है अचीव करना इन नंबर्स से, पर अगर उनको 60 लाख रुपए इकट्ठा करने तो उनको तकरीबन 27,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। ये अजम्पशन है कि आप 12% आपका पोर्टफोलियो 12% तक रिटर्न जनरेट कर पाएगा। अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं, तो फंड्स में दो सजेशंस हैं मेरे। सबसे पहले तो आप ABSL एडवांटेज, बैलेंस एडवांटेज और HDFC टॉप 100 फंड्स शायद आपके पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठते। आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 2-3 रीजंस हैं। एक तो अगर आपके पास 10 साल का समय है, तो मुझे नहीं पता कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में क्यों SIP कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 साल का समय है और मैं देख रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप्स में भी निवेश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है। तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड में SIP करने का शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ABSL बैलेंस एडवांटेज से निकलकर एक इक्विटी फंड में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय भी है और रिस्क एपेटाइट भी है, तो आपका वेल्थ क्रिएशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और आपके पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC टॉप 100 की जगह पर आप अगर ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड कर देंगे, तो एक तो सबसे पहले लार्ज कैप की जो रिक्वायरमेंट है आपके पोर्टफोलियो में वो भी आ जाएगी, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन अ रोलिंग रिटर्न बेसिस और रिस्क एडजस्टेड बेसिस ICICI वैल्यू डिस्कवरी थोड़ा सा एक बेटर फंड है वर्सेस द फंड्स दैट वी आर आस्किंग यू टू सेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दो चीज़ है, अगर आप अपने आप SIP 26,000 27,000 रुपया हर महीना कर दे और 12% का एक्सपेक्टेशन रखे, तो 10 साल में आप 60 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। और ABSL बैलेंस एडवांटेज और HDFC टॉप 100 दोनों को रिप्लेस कर आप ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड कर दीजिए। तो अब टोटल जो आपके पास 4 फंड्स बचेंगे,
उन चारों फंड्स में 2,500 की आप अगर एसआईपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। चलिए विकास, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया है कीर्तन ने। कि आपको सलाह समझ में आई है? कोई सवाल आपको कीर्तन को पूछना है? सर से बोलिए। कि मैं पंकज भटपाल जी आपके चैनल पे आए थे और उन्होंने सजेस्ट किया था किसी नए इन्वेस्टर को कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए और हर कैटेगरी मतलब कि हर सेक्टर वाले फंड में मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मतलब उन्होंने बताया था कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक बैलेंस एडवांटेज फंड, इतना तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हर 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 जो एक्सपर्ट है ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था। चलिए, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन एक नियम के तौर पर आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। कई बार केस स्पेसिफिक सलाह भी दी जाती है, क्योंकि सामने वाले जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है, वो कितना बाजार को समझ सकते हैं, वो किस उम्र में अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, किस राशि के साथ कर रहे हैं, कितनी उनकी लंबी अवधि है। ये तमाम बातें होती हैं जो एक्सपर्ट्स ध्यान में रखते हैं और उसी के मुताबिक। और इसमें कई बार फंड की परफॉर्मेंस भी मायने रखती है। कभी कभार अगर आपको निकलने की सलाह दी जा रही है तो उसके पीछे भी वजह, जैसे कि आपको कीर्तन ने भी अभी समझाया। हालांकि कीर्तन, डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है अब इनका पोर्टफोलियो जो आपने इनको बताया? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है कविता जी, पर 2-3 बिल्कुल। चीज़ें तो उन्होंने की है, या उन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की अगर उसको हाइलाइट किया जाए, तो देखिए उनकी एज 36 साल है और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि तकरीबन उनके पास यहाँ से और 20 साल का तो मिनिमम समय है रिटायरमेंट के लिए, यानी काफ़ी समय है। अब अगर वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनका पोर्शन उनके इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 40% पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप में है, तो अज़म्पशन मेरा ये था कि वो शायद रिस्क एपेटाइट उनका सही है। प्लस उनके पास इस क्वेश्चन में सवाल ये था कि 10 साल के लिए निवेश करेंगे तो क्या कितना पैसा लगाना चाहिए? तो उनके पास समय भी अच्छा खासा है 10 साल निवेश करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब 10 साल तक निवेश कर रहे हो और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों का कंपोज़िशन ऑलरेडी है, राइट? तो आपको कहीं और ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद बहुत सारा ओवरलैप हो सकता है जो आपके लिए अननेसेसरी है, 1। सेकंड, अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड आज अगर आप देखेंगे, एवरेज इंडस्ट्री 40% या 50% फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टेड है बैलेंस एडवांटेज फंड में। अगर आपके पास 10 साल का समय है और आप मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा लगाते हो, यानी आपका रिस्क एपेटाइट है, तो आपको 10 साल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ रिटर्न्स 100% इक्विटी वाले पोर्टफोलियो में मिलेगा, बैलेंस एडवांटेज वाले पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि शायद बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको 10% मिले 10 साल के बाद, पर एक प्योर इक्विटी फंड में 12-13% मिल सकता है, और वो 2-3% 10 साल के सीएजीआर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, जब आपके पास समय भी है और रिस्क एपेटाइट भी है। और फ्लेक्सी कैप फंड मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में सही है, क्योंकि परक-पारेख वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है और थोड़ा-सा इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी है। तो उनका फ्लेक्सी कैप फंड सही है और उसके मिड कैप, स्मॉल कैप फंड सही है। पर अगर आप एबीएसएल एडवांटेज फंड जो लार्जली इक्विटी में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं और एचडीएफसी टॉप 100 जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, उन दोनों को रिप्लेस करके मैंने एक लार्ज कैप फंड ही सजेस्ट किया था जो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड था, क्योंकि उसके आ जाने से बाकी पोर्टफोलियो में एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन जी इन्वेस्टिंग स्टाइल जी। में हो रही है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी समय दे दिया विकास के सवाल पर, जाकि जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी दर्शक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। नेगी साहब हैं शिमला से, जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैडम जी, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। सर, जो जानकारी आपने मुझे दी है उसके मुताबिक आपके पास पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मिराई का लार्ज और मिड कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक आपके पास है, और एसबीआई का स्मॉल कैप है, कोटक का भी फ्लेक्सी कैप है ना? आपको 15 से 18 साल में चाहिए। हाँ, क्वांट फ्लेक्सी कैप 1 करोड़ चाहिए 15 से 18 साल में, यही है ना? जी मैडम, जी मैडम। ठीक है सर, क्या उम्र होगी आपकी? बताना चाहूँगा आपको जी।
पहले मेरे पास एक्सिस लार्ज कैप था जिसमें मैं 1500 रुपये पर मंथ करता था, परंतु कुछ उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं एक्सिस स्मॉल कैप में मैं इसको स्विच कर दिया। ओके, ठीक है। और एक पेम का मिड का था जो अच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको मतलब ऑफ करके 5 फ्लेक्सी के 1000 रुपीज अभी शुरू Okay. किया है। ये जो मेरा SIP चला है लगभग 2 साल पहले से चला हुआ है। ठीक है जी। गौतम? नेगी जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है मुझे। बस एक चीज करिए, क्योंकि आपने वो एक्सेस का लार्ज कैप हटा दिया, तो आपका लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे। तो आप लार्ज कैप में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं पैसा, जिससे आपका लार्ज कैप बढ़ जाए। अब आपने बोला कि आपको 1 करोड़ चाहिए 15-18 सालों में, तो हमने एज्यूम किया कि आपने अभी शुरुआत की है, मुझे आपका कॉर्पस नहीं पता, मगर आप 10,500 डाल रहे हैं महीने का। अगर वो आप 13,500 कर दें टोटल 3,000 और अगर डाल सके, तो आपका 18 साल में 12% के हिसाब से बन सकता है 1 करोड़। तो सजेशन यही है कि आपके जो सिप्स हैं वो आप रखिए जारी, और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप 3,000 की नेक्स्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे आपके 1, 2, 4, 7 फंड हो जाएंगे, और आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में भी फिर आपका बन जाएगा एलोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अरुणा श्रीवास्तव क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हैं? थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए, आपको थैंक यू जी, धन्यवाद, आपने सवाल भेजा। आपके जी। फंड में दोहरा दूं एक बार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने कहा है कि आपके पास HDFC हाइब्रिड इक्विटी, ICICI प्रू का नास्डैक 100, कोटक का फ्लेक्सी कैप, SBI का बैलेंस एडवांटेज, ICICI प्रू ब्लू चिप, SBI मैग्नम मिड कैप है। जी, आप जी। नेगेटिव रिटर्न से परेशान हैं ICICI प्रू, नास्डैक और SBI बैलेंस एडवांटेज से, हाँ, है ना इनको सर? मैंने NFO में लिया था। हाँ, अच्छा। सर ये बताइए कि आपकी उम्र 63 साल है, तो आप जो है इस पोर्टफोलियो को कोई ख़ास मकसद से बना रहे हैं क्या? ये आपकी रिटायरमेंट लाइफ की नहीं, एक रेगुलर इनकम रिटायरमेंट की भी? हमको पेंशन मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खाली मतलब एकुमुलेशन ऑफ मतलब फंड्स के लिए ही है ये। समझ गए। हाँ, हाँ। बच्चों के लिए ये बाद में काम आएगा। चलिए, काफ़ी पुख्ता प्लानिंग की है आपने। बताते हैं कहाँ पे बदलाव करने चाहिए आपको। कीर्तन? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी जब ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा, मैं थोड़ा सा सरप्राइज था 63 इयर्स में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। बट सर, दो एडवाइस है। मैं ये बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन में और अभी भी ये कह दिया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने HDFC हाइब्रिड और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स से एग्जिट हो जाए। मेरे इन दोनों फंड्स को लेकर 2 प्रॉब्लम है। HDFC हाइब्रिड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ट्रू टू लेबल नहीं है। यानी आप HDFC हाइब्रिड को एक प्योर हाइब्रिड फंड की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक हाइब्रिड फंड की तरह बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो एक इक्विटी फंड की तरह चला रहे, पर नाम शायद हाइब्रिड है, इसलिए इसके परफॉर्मेंस को आप हाइब्रिड एज अ कैटेगरी या उसके पीयर फंड्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और कोटक फ्लेक्सी कैप में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंड बहुत ही अच्छा था। इतनी अच्छी दमदार परफॉर्मेंस आई है कि इसमें बहुत सारा पैसा आ गया, AUM बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये फंड एटलीस्ट मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसे बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये दोनों फंड्स से निकलकर आप कोटक के ही स्टेबल का एक दूसरा फंड ले लीजिए, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कोटक फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे लार्ज कैप और हल्का सा मिड कैप का एक फ्लेवर है, तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में जब आप पैसा निवेश कर देंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप का जो आपको एक्चुअल फ्लेवर चाहिए था वो फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने आपके पोर्टफोलियो में कॉम्पोजिशन लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, क्योंकि शायद आपने कॉम्पोजिशन जो की है वो सही है, पर फंड में HDFC हाइब्रिड और कोटक फ्लेक्सी कैप को अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी से रिप्लेस कर देंगे तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट,
चलिए, आपको और कोई सवाल पूछना है सर? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, आईसीआईसीआई का नेस्डेक का एनएफओ ने लिया है, निगेटिव रिटर्न दे रहा है, उसको मैं क्या करूँ, उससे निकलना है भी नहीं है? और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में भी एनएफओ के थ्रू मैंने लिया फिलहाल है। जी, तो फिलहाल तो रुके रहने की सलाह है कीर्तन इनमें। एब्सोल्युटली, मुझे नहीं लगता कि दोनों फंड्स में कोई भी प्रॉब्लम है। शायद आपका नज़रिया थोड़ा-सा लंबी अवधि का रखना पड़ेगा, पर फंड्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो आपको फंड्स के एंगल से तो नेगेटिव रिटर्न्स तो देखिए इक्विटी में इनहेरिटेंट रिस्क है, वॉलेटिलिटी ऊपर-नीचे होते रहती है। तो आप इमीडिएट रिटर्न्स को ज़्यादा वेटेज ना देकर आप अगर थोड़ा-सा लंबा बने रहेंगे इन फंड्स में, तो इन फंड्स में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट श्रीवास्तव जी। आगे बढ़ते हैं और अब चलिए सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम बताइए, क्या है आपका गुरु मंत्र? जी, तो ये निवेश का गुरु मंत्र ये शो से के स्पेसिफिक है कि हम काफ़ी चीज़ें जो बात करते हैं वो हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। 12% कंपाउंडिंग, 10, 15, 20 साल में इतना पैसा डालेंगे तो करोड़ बन जाएंगे। तो ये शो में सब करोड़पति बन गए हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, मगर ये कैलकुलेशन है और आपको वो 10, 15, 20 साल जिंदगी के जीने हैं, आपको पैसे बचाने हैं, आपको निवेश करना है, जिंदगी के उतार चढ़ाव और मार्केट के उतार चढ़ाव सहने हैं, उनको झेलने हैं और फिर ही जाके आप करोड़पति बनेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, इसी को तो रिस्क बोलते हैं। चलिए, काफी बढ़िया सलाह आपने दी कीर्तन। इस बार मेरी सलाह गौतम जी से बहुत अलग है और सरप्राइजिंगली हम साथ में सेम नहीं सोच रहे। पर अच्छा। ऐसा लगता है कि ये जो लास्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर किया उसमें लोग नियर टर्म वॉलेटिलिटी से बहुत अपसेट हो जाते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसा लगाया तो नेगेटिव रिटर्न कैसे आए। तो एक बेसिक सलाह ये होगी कि आप लार्ज कैप में कम से कम 3 साल का नजरिया लेकर आइए, मिड कैप में कम से कम 5 साल का नजरिया लेकर आइए और अगर स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो तो 8 साल से कम के नजरिए से पैसा मत लगाइए। इक्विटी फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपको हर साल 12% रिटर्न देगा। अगर आप स्मॉल कैप में 8 साल तक बने रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी है कि आपको उसकी ऊपर नीचे करके एक एवरेज मिलेगी। तो इतना मिनिमम समय आप लेके आइए वरना इक्विटी में निवेश मत कीजिए। चलिए, तो दोनों ने ही यहाँ पर काफ़ी अलग लेकिन काफ़ी ज़रूरी गुरु मंत्र आज दिए हैं आप सभी को, ताकि अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप इस पर अमल कर पाएँ। शो का आखिरी सवाल मैं लूँगी। अनीता अपना सवाल पूछना चाहती, मेरे ख्याल से इनके हस्बैंड हैं फ़ोन लाइन पर जो कि सवाल पूछेंगे उनके बिहाफ पर। सर नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए। मैडम, जस्ट 10 साल के लिए हॉरिजन है हमारा। 2000 है, 5 फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मैडम। और एक मिनिमम अच्छा कार्पस हो जाए, कोई वो नहीं है कि टारगेट के ये 12 लाख इन्वेस्टमेंट होगा 10 साल में, वो 20 to 20 to 25 लाख हो जाए। वो फंड सजेशन के लिए थोड़ा फंड्स मैंने आपको भेजा है, थोड़ा मॉडिफाई करना या कौन सा फंड इन्वेस्ट करना बताइए। अच्छा काम आपने ये किया है कि निवेश करने से पहले अपना सवाल हमें पूछ लिया, ताकि बाद में कोई बदलाव ना करना पड़े। बताएं गौतम, आपके पास है शायद ये सवाल। जी, तो जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए काफी अच्छे हैं, बस एक चीज है पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन नहीं है। तो आपका स्मॉल कैप कॉन्ट्रा थोड़ा फ्लेक्सी में है, ईएलएसएस में है, मगर लार्ज कैप सिर्फ फ्लेक्सी के थ्रू लार्ज कैप है। तो आप एक प्योर लार्ज कैप भी डालिए इन फंड्स में, सारे फंड्स ठीक है। और ऐसे करिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में आप डाल सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में जो आप 2000 डाल रहे हैं और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में जो आप 2000 डाल रहे हैं, वहां से आप हजार कम करके 2000 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए। तो इससे आपका फिर पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा, 6 फंड हो जाएंगे आपके। लाल साहब, कुछ और सवाल पूछना है आपने? हाँ, बस इतना था मैडम। पोर्टफोलियो जस्ट बिल्डअप करने के लिए हर बार आपका प्रोग्राम देखते रहता है, इसी के लिए मैंने ये फंड्स भेजे मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, मुझे लगा था वो शो का आखिरी सवाल होगा, लेकिन नहीं, हमारे पास अब विनय सिंह का भी सवाल है। क्या विनय सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, जब तक ये फ़ोन लाइन पर आते हैं तब तक कीर्तन, इनका सवाल आपके पास ऑलरेडी है और इन्होंने बहुत अच्छे से सवाल जो है वो लिखकर भेजा हुआ है और ये केवल 30 साल के हैं। इन्होंने 1 लाख लमसम निवेश किया है, 15, अच्छा इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनको भी निवेश करना ही है। अच्छा लगता है जब निवेशक रणनीति से पहले, अपनाने से पहले अपने सवाल हमें भेज देते हैं। बताइए, इन्होंने 20 साल, 15 साल के लिए एसआईपी और फंड्स जो हैं वो सिलेक्ट करके आपको दिए हैं और अभी की जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो जीवन लाभ पॉलिसी में है और ये कह रहे हैं इन्होंने मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में भी अपना निवेश शुरू किया हुआ है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा। बताइए, समय मेरे पास काफ़ी कम है कीर्तन। देखिए, उनकी दोनों एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए। 2042 तक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इन्वेस्टेड रहना अच्छा नहीं होगा उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट चालू किया है। तो दोनों एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दीजिए। उन्होंने जो 3 लाख रुपए निवेश करने, वो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, क्वांट मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप में, और उन्हें जो एसआईपीस करनी है टैक्स बचाने के लिए, वो एक्सिस लॉन्ग टर्म और पीपीएफएस टैक्स सेवर में। अगर इतना वो कर लेते तो मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पे उनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। झटपट विनय सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं। विनय नमस्कार, आपके सवाल का जवाब दे रहे थे कीर्तन। बताइए, कोई सवाल आपको और पूछना है? जी, मुझे यही पूछना है कि मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा होराइजन है कि मैं 45 टू 50 की एज में रिटायरमेंट चाहता हूँ, तो उस हिसाब से जो प्लानिंग जो मतलब मैंने किया है, इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहिए या फिर दिस इज बेटर? आपको कितना कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट पर? रफली अभी मैं मतलब ऐसा कैलकुलेशन तो नहीं किया हूँ, बट मेरे हिसाब से जो मतलब मैं देख रहा हूँ तो ना 5 CR का टारगेट लगा रहा हूँ, 5 CR। तो 5 CR के लिए तो कीर्तन इनको निवेश बढ़ाना होगा। इनको निवेश काफ़ी बढ़ाना होगा। अगर मैं 20 साल भी पकड़ू के ये पैसा निवेश करेंगे और अगर इन्हें 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए तो तकरीबन 54,000 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी 12% पे। तो उनकी एसआईपीज़ फ़िलहाल कम है, और अगर हम मान के चले कि वो 10,000 रुपये जो निवेश कर रहे हैं वो अगले 20 साल तक निवेश करेंगे 12% पे, तो उनका कॉर्पस तकरीबन 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो उन्हें एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी डिपेंडिंग कि उनको कितना पैसा इकट्ठा करना है, पर फंड्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी मेरी सलाह दी थी। बिल्कुल विनय, आप फंड्स के ऊपर जो सलाह दी है उसको हमारे यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, शो वहाँ पर भी अपलोड होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, गौतम आपका और कीर्तन आपका। धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।